अभी आई है हिडनबर्ग की रिपोर्ट और उस रिपोर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा मुद्दा चल रहा है। मैं आज बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको सबसे पहले ये समझाऊंगा कि उनका पीछे का इंटेंशन क्या था, उन्होंने क्या क्या एलिगेशंस लगाए और स्टॉक मार्केट में क्या इसमें इंपैक्ट हो सकता है। सब कुछ इस सिंगल वीडियो में कवर करता हूं। मैं आज अभी घूमने आया हूँ ग्रीस में, बट मैंने सोचा एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है तो ऑन द गो एकदम सीधा शूट करने वाले वीडियो, ताकि आपको समझ आ जाए। पूरा मैंने डिटेल में समझा है, पढ़ा है, इंटरप्रिटेशन समझा है, ताकि आपको हम समझा सके। तो इस एफर्ट के लिए वीडियो को लाइक करके आपको कैसा लगा ये एफर्ट कमेंट करना बता दीजिएगा। देखो, सबसे पहले इंटेंशन समझते हैं। हिडनबर्ग ने 18 महीने पहले अडानी के अगेंस्ट में एक रिपोर्ट निकाली थी। खुद ने शॉर्ट भी किया था, खुद ने पैसा भी कमाया और रिपोर्ट भी निकाली, उसमें बहुत हंगामा हुआ। पर काइंड ऑफ पूरे इंडिया ने मिलकर उस रिपोर्ट को खगाड़ दिया, कह दिया कि यार ये बकवास रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है। इंडिया में इंटरनल कमिटीज बनी, कमिटीज का भी एंड में कंक्लूजन ये आया कि रिपोर्ट बेसलेस थी, सिर्फ एक टारगेट था, खुद पैसा कमाने के लिए था। और हिडनबर्ग का थोड़ा मजाक उड़ गया उस कंप्लीट रिपोर्ट बनने के बाद, स्पेशली इंडिया और एशिया के कंप्लीट सब कॉन्टिनेंट पे। तो अब हिडनबर्ग ने वापस से टारगेट किया है सेबी की चेयरमैन को, पर ये काइंड ऑफ टारगेट सेबी की चेयरमैन है ही नहीं। मतलब ये दिखाने के लिए सेबी की चेयरमैन है। मेरे हिसाब से अभी वापस से टारगेट उन्होंने किया गया है अडानी पे, क्योंकि अडानी की वजह से स्टॉक मार्केट पे इंपैक्ट होगा। आप ही समझो कि सेबी की चेयरपर्सन को टारगेट कर दिया तो उसका कोई इंपैक्ट बहुत बड़ा हो जाएगा? नहीं। क्या हंगामा बहुत बड़ा होगा? हंगामा होगा, पर हिडनबर्ग को हंगामे से कोई मतलब नहीं है। हिडनबर्ग को मतलब है क्या स्टॉक मार्केट में उनकी बोली हुई बात सही हो रही है, उनकी खुद की पोजीशन होगी उसके ऊपर है। तो इंटेंशन आपको समझ आ गया। हिडनबर्ग ने मेनली 3 आपके सामने चार्जेस लगाए, एलिगेशंस लगाए। पहला एलिगेशन बहुत सिंपल सा है कि भैया जो अडानी की ऑफशोर अकाउंट था, उस अकाउंट को जो आज के दिन आईएफएल मैनेज कर रहा है, जिसका नाम आज के दिन 1360 हो गया। उनके अभी सीईओ के साथ हमने रिसेंटली बाय द वे एक शूट भी किया था। दैट इज अ वियर्ड कोइंसिडेंस। तो वहां पे ऑफशोर अकाउंट है, उस ऑफशोर अकाउंट में एक स्टेक सेबी की चेयरपर्सन का भी है। और क्योंकि एक स्टेक है सेबी की चेयरपर्सन का और वहां पे साइफरिंग ऑफ फंड्स हो रहा है, जो सेबी हो गया या फिर कॉर्पोरेट अथॉरिटी होगी, उनका पर्सनल इंटेंशन है कि भैया अदानी को ग्रीन चिट मिले या ब्लू चिट मिले और उनको कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये पहला एलिगेशन लगाया गया। सेकेंड एलिगेशन ये लगाया है कि अप्रैल में सेबी की चेयरपर्सन ने ज्वाइन किया था सेबी एज अ चेयरपर्सन। मार्च तक वो एक एडवाइजरी फर्म में उनकी थी, एक एडवाइजरी फर्म, और मार्च में ही वो एडवाइजरी फर्म शिफ्ट कर दी गई थी उनके हस्बैंड को। सपोजिटली उस एडवाइजरी फर्म के थ्रू पैसा कमाया जा रहा है, न्यूज मिली जा रही है, जहां पे काइंड ऑफ पैसे की इंटरेस्ट हो सकता है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो सकता है। और खुद सेबी की चेयरपर्सन का फाइनेंशियल इंटरेस्ट होना इज अ रॉन्ग पॉइंट जो उन्होंने रेज किया है। अगर हम वैल्यू टर्म में बात करें तो आज के दिन बताया जा रहा है कि चेयरपर्सन और उनके हस्बैंड की टोटल नेटवर्थ है 80-90 करोड़ के आसपास की। वो कोई बड़ा फिगर नहीं होता, इतने बड़ी स्टेचर के कॉर्पोरेट अथॉरिटीज के लिए उनके हस्बैंड भी बहुत अच्छी जगह, तो इतना बड़ा मैटर नहीं होता। पर यहाँ पे ओवरऑल आप अगर रिपोर्ट पढ़ोगे ना, तो उन्होंने कहा 80 करोड़ तो उनके हैं, पर उनको सबसे ज्यादा डर इस चीज का है कि हो सकता है कि उन्होंने बहुत सारे दूसरे लोगों को, बहुत सारे ऐसे पावरफुल लोगों को शायद अपनी पोजीशन का फायदा उठवाया होगा। वो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इनके लिए बड़ा हो रखा है और वो इनके लिए एक मेजर मुद्दा बना। ये लगाया है कि सेबी की चेयरपर्सन खुद बहुत ज्यादा बोलती है कि रेट लो, इन्वेट लो। फॉर एग्जांपल एक नेक्सस रेट आई थी रिसेंटली, जिसकी हमने अपने चैनल पे भी बात करी थी। तो वो ये कह रही है कि भैया जो सेबी की चेयरपर्सन के हस्बैंड है, उनका डायरेक्ट इंटरेस्ट और डायरेक्ट फायदा होता है अगर कभी भी इन्वेट या फिर रेट इंडिया में आती है। और वो खुद कहती है देखो इन्वेट अच्छी है, रेट अच्छी है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और ये गलत बात है। तो ये 3 पॉइंट उन्होंने रेज करे हैं। सही है, गलत है, आपकी क्या ओपिनियन है कमेंट में डाल दीजिएगा। मैं यहाँ पे ओपिनियन नहीं डाल रहा, पर मैं अब आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि स्टॉक मार्केट में इसका कितना इंपैक्ट हो सकता है। देखिए, अगर इसका इंपैक्ट होना है, देखिए पहले तो इंपैक्ट होगा नहीं होगा एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हो सकता है कि सिर्फ मॉर्निंग के पहले 1 घंटे में इंपैक्ट हो और वो इंपैक्ट होते ही वापस से मार्केट नॉर्मलाइज हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। बिकॉज उन्होंने टारगेट सेम चीज को किया है, मोर देन टारगेटिंग। इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने डिफेंड किया अपने आप को कि 18 महीने पहले जो हमने कहा था वो सही था, हमारा तुमने जो मजाक उड़ाया वो गलत है। मतलब सिंपल सा ये है कि इंपैक्ट होना है तो कल पहले 1 घंटे में इमीडिएट इंपैक्ट चाहिए आपको कि भाई गैप डाउन नहीं खुले अडानी और अडानी के रिलेटेड कंपनीज, और अडानी के रिलेटेड कंपनीज में पहले बहुत हंगामा हो जाए। ये वहां पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट नेगेटिव पॉइंट होता है। तो कल मार्केट के पर्सपेक्टिव में अडानी को हम ओपन रखेंगे। ऐसे भी चांसेस है कि अगर बहुत ज्यादा गंदा गैप डाउन, फॉर एग्जांपल लोअर सर्किट नहीं हुआ और नॉर्मल सा गैप डाउन हुआ, तो गैप डाउन होने के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स से वापस से रिवर्सल भी आ जाए। इस चीज को भी मैं स्टडी करना पड़ेगा मार्केट्स के पर्सपेक्टिव में। मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बता रहा हूँ, काम करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट कर लीजिएगा। और अगर इस न्यूज का कुछ इंपैक्ट होना है नेगेटिव साइड में, तो सिर्फ 1, 2, 2.5 दिन, बोलते ना कि नई बात 1 दिन, खेचेतानी 2.5 दिन, 2.5 दिन बाद कोई सी बात खत्म हो जाती है, तो 2.5 दिन तक का मैक्सिमम इंपैक्ट होता है। उसमें से भी पहले 2.5 घंटे सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे कल मार्केट के पर्सपेक्टिव से।
हैप्पी लर्निंग नए चैनल पर सब्सक्राइब कर लो, अगर तो अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आई विल सी यू वेरी सुन। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना अगर ग्रीस की इटली की थोड़ी सी वाइब्स देखनी है। अगले वीक क्या है, थोड़ा सा छुट्टियां ज़्यादा है, 15 अगस्त की भी छुट्टी है, फिर सारा संडे लॉन्ग वीकेंड है, तो सोचा क्यों ना आ जाए वेकेशन पे। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सुन।